हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, कल हमने अवतल दर्पण से बनने वाले जितने भी प्रतिबिंब से स्थितियां थीं उसका अध्ययन किया था। अर्थात हमने वस्तु को उस दर्पण से संबंधित जितने भी प्लेस थे वहां पर हमने वस्तु को रखा था और उस वस्तु का उस दर्पण के द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाएंगे। वस्तु से छोटा होगा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा या सीधा होगा, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे या किस प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है आपका अवतल दर्पण, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने उसका डिस्कशन कल किया था। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। जिस प्रकार कल हम अध्ययन किए थे अवतल दर्पण का, ठीक उसी प्रकार आज हम अध्ययन करेंगे उत्तल दर्पण का। तो लिखते हैं हम क्या, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियां। कल हमने देखा था अवतल दर्पण द्वारा और आज देख रहे हैं क्या, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की क्या क्या स्थितियां होती हैं। तो सबसे पहले आप उत्तल दर्पण को ही देख लीजिए। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, हमने आपको बताया था कल। आप अगर अवतल दर्पण के बारे में देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया था जब प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उभरे हुए सतह से होता है और उसके दबे हुए सतह को क्या कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है, तो इस प्रकार के दर्पण को ही आप क्या नाम देते हो, उत्तल दर्पण। फिर से सुनिए, जब दर्पण के उभरे हुए सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है और कलई उसके दबे हुए सतह पर कर दी जाती है, तो इस प्रकार के दर्पण को ही हम क्या नाम देते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है। अब कंडीशन वही रहेंगे, हमेशा किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब यदि बनाना हो, या आप लेंस भी पढ़ेंगे, चाहे वह लेंस हो और चाहे वह दर्पण हो, किसी भी दर्पण या लेंस से अगर आपको प्रतिबिंब बनाना है तो हमेशा वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, उस लेंस या उस दर्पण के बाएं ही रखा जाता है। अब देखिए, इस दर्पण का भी क्या होगा, एक पोल होगा। पोल का मतलब क्या, एक ध्रुव होगा। मैंने ध्रुव की परिभाषा भी बताया था कि दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, उस मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। एक चीज और, अब यह दर्पण, यह जो उत्तल दर्पण का मैंने यहाँ पर आकृति बनाया है, यह दर्पण किसी गोलीय दर्पण का, अर्थात किसी खोखले गोले का क्या है, भाग है। यह दर्पण मान लीजिए यह क्या है, ऐसे ऐसे यह एक गोले का भाग रहा होगा। मैं बना दे रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए यह क्या है, यह जो दर्पण मैंने बनाया है उत्तल दर्पण, यह किसी गोले का क्या रहा होगा, भाग रहा होगा, क्योंकि हम इससे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। और गोलीय दर्पण के अंतर्गत हमने पढ़ा भी था कि गोलीय दर्पण के अंतर्गत कितने दर्पण होते हैं, 2 दर्पण, उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अर्थात उत्तल दर्पण भी किसी न किसी गोले का क्या होगा, भाग होगा। तो यदि यह किसी गोले का भाग है और मान लीजिए उसको हम देखिए डॉट लाइन से दिखा दिए कि मान लीजिए इस गोले का यह दर्पण भाग रहा होगा, तो इस गोले का भी क्या हो रहा होगा, एक केंद्र रहा होगा। इस गोले का क्या रहा होगा, एक केंद्र रहा होगा। और इस केंद्र को ही, इस दर्पण का क्या कहते हैं हम, वक्रता केंद्र कहते हैं। इस केंद्र को ही या इस वक्रता केंद्र को ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र या केंद्र बिंदु कहते हैं। एक चीज और मैंने बताया था। अब देखिए, दर्पण के केंद्र से दर्पण के किसी भी सतह पर यदि एक रेखा मिलाई जाए तो उस रेखा को ही उस दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका भी अध्ययन मैंने आपको कराया है। दर्पण के केंद्र से उस दर्पण के किसी भी सतह पर मिलने वाली जो रेखा होती है, उस रेखा को ही हम क्या कहते हैं, उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी पर क्या स्थित होता है, आपका फोकस स्थित होता है। वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस। और मैंने बताया था फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ सी तक की दूरी क्या है, आपकी वक्रता त्रिज्या है। तो फोकस जो होगी वह फोकस उस वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, अर्थात इसके मध्य बिंदु पर स्थित होती है। और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि
दर्पण के ध्रुव से, देखिए दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र से, दर्पण के ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को ही क्या कहते हैं, उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे आप क्या नाम देंगे, मुख्य अक्ष। इसे आप क्या नाम दे देते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या होगा, अनंत होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, अनंत होगा। जबकि कल हम जब अवतल दर्पण का अध्ययन कर रहे थे तो आप देख रहे थे वक्रता केंद्र, फोकस कहाँ होते थे, दर्पण के बाईं तरफ होते थे। लेकिन उत्तल दर्पण की स्थिति में उसका वक्रता केंद्र और इसका फोकस दर्पण के किधर होते हैं, दाहिनी तरफ होते हैं। क्योंकि यह इस तरीके के गोले का कटा हुआ भाग है। गोला इस तरीके से थोड़ा नहीं कटेगा दोस्तों, इस तरीके से कटेगा। इसलिए इसका वक्रता केंद्र और उसकी जो फोकस दूरी होती है वह कहाँ होती है, दर्पण के दाहिनी तरफ होती है। लेकिन अब हम देखिए बात करते हैं वस्तु से प्रतिबिंब के निर्माण की। आप जानते हैं किसी भी दर्पण से यदि हमें प्रतिबिंब बनाना हो तो हमें वस्तु को हमेशा कहाँ रखना होगा, अनंत पर ही रखना होगा। वस्तु को मिटा दे रहा हूँ इसको, वस्तु को हमें कहाँ रखना होगा, अनंत पर ही रखना होगा। चलिए हम रख देते हैं वस्तु को अनंत पर। मान लीजिए यह एक वस्तु है ए और ए बी, ठीक है। मैंने आपको समझा भी दिया है कि हमेशा वस्तु को कहाँ रखेंगे, बाएं रखेंगे। तो एक वस्तु ए बी को हमने दर्पण के कहाँ रख दिया, बाएं रख दिया। और कहाँ इसे रखा है, हमने अनंत पर रखा है। हम देखिए एक ही कंडीशन आपको बता रहे हैं, बाकी सारे कंडीशन इसी पर क्या होंगे, आधारित होंगे। और आपको जो निष्कर्ष इसका होगा वह हम आपको क्या करेंगे, बता देंगे। देखिए अब इस वस्तु ए बी से प्रकाश की किरणें क्या होंगी, निकलेंगी। इस वस्तु से प्रकाश की किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। देखिए चल रही हैं, ठीक है। और यह क्या होंगी, इस दर्पण से टकराने के पश्चात इधर क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार एक किरण हम यहाँ से लेते हैं। अब देखिए एक किरण इधर से लेते हैं और इसे दर्पण पर डालते हैं। अब एक किरण यहाँ से चलती है और दर्पण पर पड़ती है, और दर्पण से टकराने के पश्चात दोस्तों यह भी कहाँ होती है, उसी माध्यम में, उसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो आप देख रहे हैं इस रेखा को जब हम आगे बढ़ाएंगे या इस रेखा को हम जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। लेकिन हमें क्या करना है, प्रतिबिंब का निर्माण करना है। तो इसे हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। इसे हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं, हम पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। तो आप जब इसे पीछे बढ़ाएंगे तो यह आकर कहाँ काटेंगी, फोकस पर। यह आपस में यह जो रेखा है जिसे हम बढ़ा रहे हैं, यह आकर कहाँ काटेंगी, फोकस पर काटेंगी। और देखिए यह दोस्तों जो प्रतिबिंब है, अभी इसी फोकस पर ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं क्या जो यह प्रतिबिंब यहाँ फोकस पर बन रहा है, क्या ये दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही थी? तो आप देख रहे हैं वास्तव में नहीं मिल रही हैं, बल्कि इसे हम जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। और जब हम इसे जबरदस्ती अर्थात एक आभास कर रहे हैं, आभास का मतलब आभास करते हुए एक रेखा खींचते हैं और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, फोकस पर काटती हैं। तो जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। लेकिन क्योंकि यह किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, बल्कि कैसे मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, अर्थात आभास हो रही हैं, इसलिए इनसे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। और आपको मैंने बताया था आभासी में अंतिम अक्षर क्या होता है, सी, और सी का मतलब क्या होता है, सीधा। अर्थात आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन आप क्या लिखेंगे, यह वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। आप देख रहे हैं वस्तु कितना बड़ा था, यह इतना बड़ा था, जबकि इसका प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में बन रहा है। अर्थात इसका प्रतिबिंब वस्तु से क्या है, बहुत ही छोटा होता है। तीसरा कंडीशन, यह दर्पण के किधर बनता है, दर्पण के बाईं तरफ बनता है कि दर्पण के दाईं तरफ बनता है। तो आप लिखेंगे दर्पण के दाईं तरफ, दर्पण के दाईं तरफ, दर्पण के दाईं तरफ। अर्थात दोस्तों अगर आप इतना याद कर लेते हैं, मैं इतने में ही आपको इस दर्पण का सारा सार दे दिया हूं। देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा
बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं। तो आपको देखिए, मैंने अनंत पर वस्तु को रख करके समझाया आपको, लेकिन दोस्तों आप वस्तु को चाहे अनंत पर रखेंगे, अनंत और पोल के बीच में रखेंगे, तो चाहे जहां पर आप वस्तु को रखेंगे, हमेशा उससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। और दूसरा कंडीशन, हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और क्या होगा, यह हमेशा वस्तु की किधर बनता है, दाईं तरफ बनता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो आप आंसर देंगे 2 स्थितियों में। जबकि कल हमने अध्ययन किया था कि अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा सिर्फ 2 ही स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। एक कब होता है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, और अनंत पर वस्तु को रख करके हमने उसके द्वारा निर्माण प्रतिबिंब की स्थिति को देख भी लिया। दूसरी स्थिति क्या होगी, जब वस्तु को अनंत और पोल के मध्य रखा जाएगा, अनंत और पोल के मध्य रखा जाएगा, तब भी दोस्तों कंडीशन वही होंगे। ये दोनों यहाँ से जो किरणें यहाँ पर टकराएंगी, ये दोनों किरणें उसी माध्यम में क्या हो जाएंगी, उसी दिशा में लौट जाएंगी, और उनको हम आभास करते हुए 2 रेखाएं खींचेंगे, और वे दोनों रेखाएं फिर एक दूसरे को जहाँ काटेंगी वहीं प्रतिबिंब का क्या होगा, निर्माण होगा। और वह प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होगा, और हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस दर्पण के दाईं तरफ बनेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा किन स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो 2 ही स्थितियों में। एक जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, और दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और पोल के मध्य हो। कंडीशन क्या है, अब आप कहेंगे कि इसके अलावा और किसी कंडीशन में क्यों नहीं प्रतिबिंब निर्माण कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पर अनंत है और यहाँ पर क्या है, पोल है, और हमें वस्तु को हमेशा दोस्तों कहाँ रखना है, बाईं तरफ ही रखना है। अर्थात हम ऐसा नहीं करेंगे कि वस्तु को लाकर फोकस पर रख देंगे, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हमेशा दर्पण की किधर रखा जाएगा, बाएं रखा जाएगा। तो किन 2 स्थितियों में, तो कितने प्रकार की स्थितियों में उत्तल दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण करता है, 2 स्थितियों में। कब, एक जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, और दूसरा जब वस्तु कहाँ हो, अनंत व पोल के मध्य हो, अनंत व पोल के मध्य हो। दोनों कंडीशन में यही होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा, और दर्पण के हमेशा दाईं तरफ प्रतिबिंब का क्या करेगा, निर्माण करेगा। जबकि आप अवतल दर्पण देखे थे, तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब 3 प्रकार के हो सकते थे। वस्तु के बराबर भी हो सकता था, वस्तु से छोटा भी हो सकता था, और वस्तु से बड़ा भी हो सकता था। और क्या हो रहा था, वास्तविक भी बन रहा था। वास्तविक उल्टा के साथ साथ आभासी और सीधे प्रतिबिंब का भी क्या कर रहा था, वह निर्माण कर रहा था। और अवतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ तथा दर्पण के दाईं तरफ, दोनों तरफ प्रतिबिंब का क्या करता है, निर्माण करता है। इसलिए मैंने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को क्या किया है, यहाँ पर अंतर भी स्पष्ट कर दिया है, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। तो हमने दोस्तों देखा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां। अब हम इस पर देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, जो आपसे एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको समझाएंगे, और हमने एक बार आपको समझाया भी है, पुनः आपको समझाने का मैं क्या कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण। देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यह है, ठीक है, और यह क्या है आपका, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। देखिए, आप एक सूत्र पढ़े होंगे, 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। यह होता है दोस्तों क्या, दर्पण पर आधारित सूत्र। यहाँ f क्या है, उस दर्पण की फोकस दूरी है। v क्या है, दर्पण से, देखिए, प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। और u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है। अभी मैं आपको समझा देता हूं, पहले आप इसको समझिए। देखिए,
आप जानते हैं यह कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। इस दर्पण का क्या नाम है? अवतल दर्पण। और इस दर्पण का क्या नाम है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। देखिए, आप जानते हैं किसी भी दर्पण से जब वस्तु का हमें क्या, किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब का जब आपको क्या करना होता है, निर्माण करना होता है, तो वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाता है? बाएं रखा जाता है। वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाता है? बाएं रखा जाता है। देखिए, यह दर्पण किसी खोखले गोले का क्या है? भाग है, इसलिए इसका वक्रता केंद्र कहाँ होगा? इसके दर्पण के बाएं तरफ होगा। और वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या की ही आधी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। यहां पर भी क्या होगा? अब देखिए, इस गोले, यह एक गोले का जो भाग होगा, इस गोले का आकार इस तरीके से होगा, अर्थात इसका वक्रता केंद्र दर्पण के किधर होगा? दाहिनी तरफ होगा। वही कंडीशन वक्रता केंद्र और पोल से मिलाने वाली रेखा दर्पण का क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या की ही आधा क्या होती है? आपकी फोकस दूरी होती है। दो कंडीशन आप देख रहे हैं। पहली कंडीशन जब आप अवतल दर्पण में देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता केंद्र होता है, वह कहाँ होती है? दर्पण के बाईं तरफ होती है। जबकि उत्तल दर्पण में आप देख रहे हैं, उत्तल दर्पण में उस दर्पण की फोकस दूरी और उसकी जो वक्रता त्रिज्या अर्थात केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होती है या वक्रता केंद्र होता है, वह दर्पण के किधर होता है? दाहिनी तरफ होता है। एक चीज, चाहे वह, देखिए, अवतल दर्पण के लिए लिख देता हूं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए लिख देता हूं। चाहे दोस्तों फोकस दूरी हो, चाहे क्या हो, उस दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की उस दर्पण से क्या हो? दूरी हो, और उस दर्पण से वस्तु की जो दूरी होगी, चाहे जिस दर्पण के लिए होगा, अगर दर्पण किधर होगा, अगर वह किधर होगा? दर्पण के बाएं होगा, तो उसका मान हमेशा कैसा लिया जाएगा? निगेटिव लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा? निगेटिव लिया जाएगा। और अब देखिए, तो आप देख रहे हैं अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण में इसकी वक्रता केंद्र, इसकी फोकस दूरी कहाँ होती है? इसकी फोकस दूरी कहाँ होती है? दर्पण के बाएं होती है। और बाएं, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वस्तु को ही रखा जाए, तो उसकी जो फोकस दूरी और वस्तु की दर्पण से दूरी होगी, वह हमेशा कैसी ली जाएगी? ऋणात्मक ली जाएगी। अब देखिए, हमने यहाँ पर V को भी लिख दिया, अर्थात V फार क्या है? V फार क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है। तो अगर अवतल दर्पण में, देखिए, अवतल दर्पण में यदि बनने वाला प्रतिबिंब इस दर्पण के बाएं बनेगा, तो उसका मान ऋणात्मक लिया जाएगा। और अगर बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के दाहिनी तरफ होगा, तो उसका मान कैसा लिया जाएगा? धनात्मक लिया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, सिर्फ इतना आप लिखिए। देखिए, फोकस दूरी वस्तु से, देखिए, उस वस्तु की दर्पण से दूरी और बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या रहेगी? जब बाएं रहेगी, जब दर्पण के कहाँ स्थित रहेगी? बाएं रहेगी, तो उसका मान लिया जाएगा क्या? निगेटिव। दूसरा कंडीशन, और फोकस दूरी और उस वस्तु की दर्पण से दूरी तथा बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी यदि दर्पण के किधर रहेगी? दाहिने तरफ रहेगी। किधर रहेगी? दाहिने तरफ रहेगी। तो उसका मान हमेशा कैसा लिया जाएगा दोस्तों? पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, बाएं रहने पर निगेटिव, दाएं रहने पर पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए, दाहिना माने क्या होता है? राइट। दाहिना जो शब्द है उसका इंग्लिश क्या होता है? राइट। राइट आप कहेंगे, हर कोई चीज क्या कहते हैं कि राइट है। राइट का मतलब क्या? वो पॉजिटिव वे में आ जाता है, अर्थात जब भी स्थिति दाहिने होगी तो हमेशा उसको क्या लेंगे आप? पॉजिटिव लेंगे। सिर्फ आपको मैं यह याद करने के लिए ही बता रहा हूं। तो चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? अवतल दर्पण की। अब किसकी बात कर लेते हैं? अवतल दर्पण की। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण की, चाहे दर्पण अवतल होगा चाहे उत्तल होगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा वस्तु को किधर रखेंगे? दर्पण से बाएं रखेंगे। दर्पण से क्या रखेंगे? बाएं। और इस वस्तु की इस दर्पण से जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? U से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात आप देख रहे हैं दर्पण
के बाएं है वस्तु, तो अवतल दर्पण के लिए u का मान हमेशा कैसा लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन आती किसकी, फोकस दूरी की। आप देख रहे हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है, लेकिन आप कंडीशन क्या देख रहे हैं कि जो इस दर्पण की अर्थात अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह दर्पण के किधर है, बाएं है। हर स्थिति में जो इसकी फोकस दूरी होगी वह दर्पण के किधर होगी, बाएं ही होगी। और बाएं रहने की स्थिति में भी इसका मान क्या लिया जाएगा, फोकस दूरी का भी मान क्या लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है। समझ में आया आपको। तीसरी कंडीशन, अब देखिए अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति याद करिए। तो आप देखे थे कि जो अवतल दर्पण है इसका कुछ प्रतिबिंब दर्पण के किधर बनता है, बाएं बनता है। और उस प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी जब लेंगे तो उसी को आप क्या कहते हैं, v देते हैं नाम। तो कुछ प्रतिबिंब तो दर्पण के बाएं बनते हैं, लेकिन एक स्थिति में इसके द्वारा प्रतिबिंब दाहिने तरफ भी बनाया जाता है। अर्थात अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वह उसके ऊपर निर्भर करती है कि वह किस तरफ बन रहा है। तो इसका मान आप क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, और इसका मान क्या ले सकते हैं आप, निगेटिव भी ले सकते हैं। तो यह हमने आपको समझाया किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, उत्तल दर्पण की। तो चलिए उत्तल दर्पण की जब बात करते हैं तो देखिए वस्तु को हमेशा कहाँ रखना होगा, दर्पण के बाएं ही रखना होगा। और इस वस्तु की दर्पण से दूरी जो होती है वही क्या कहलाती है, u कहलाती है। और हमेशा बाएं होगा तो इसका भी मान हमेशा कैसा होता है, निगेटिव ही होता है, क्योंकि दर्पण किधर है, बाएं तरफ है। और बाएं तरफ हमेशा हमें रखना होगा। तो इससे बनने वाले देखिए जो दर्पण है, दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी वो हमेशा कैसी ली जाएगी, निगेटिव ली जाएगी। क्यों ली जाएगी, क्योंकि हमेशा वस्तु को दर्पण से बाएं ही रखते हैं। अगली बात किसकी करते हैं, फोकस दूरी की। आप देख रहे हैं कि इस दर्पण की जो फोकस है, इस दर्पण का, उत्तल दर्पण का जो फोकस है वह दर्पण के किधर है, दाहिने तरफ है। और हर स्थिति में दोस्तों वह दाहिने तरफ ही रहेगी। अर्थात उत्तल दर्पण द्वारा आने वाला जो फोकस दूरी होगा वह दर्पण के दाहिने है, इसलिए इसका मान हमेशा कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, प्रतिबिंब की। v से हमें क्या, v से हम प्रदर्शित करते हैं दोस्तों प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। अब v का मान देखते हैं। एक कंडीशन आप देख रहे हैं, हमने अभी आपको बताया उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां। तो मैंने आपको बताया कि जो उत्तल दर्पण है वह जितने भी प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है वह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के किधर बनता है, दाहिने तरफ ही बनता है। और वस्तु से छोटा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। तो किधर बनता है दोस्तों, दर्पण के दाहिने तरफ। और दाहिने तरफ आने वाला कुछ भी होगा उसे हम कैसा लेंगे, आप पॉजिटिव लेते हैं। कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यह मैंने आपको समझाया अवतल दर्पण का चिन्ह कैसे लिया जाएगा और उत्तल दर्पण का चिन्ह कैसे लिया जाएगा। देखिए अब हम यहाँ से बनने वाले क्या करते हैं, प्रश्न को देखते हैं। चलिए हम पहले इसको मिटा देते हैं, फिर आपको इससे संबंधित पहले प्रश्न करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा किसी प्रश्न दे दिया जाएगा, पहला प्रश्न किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की, किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो उस वस्तु की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए।
ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में। क्या कह रहा है कि कोई 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला क्या है, एक अवतल दर्पण है, और उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है उस प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो जिस वस्तु से वह प्रतिबिंब बन रहा है वह वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया है। इसके लिए दोस्तों हम यही फार्मूला प्रयोग करते हैं, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। देखिए f यहाँ क्या है, फोकस दूरी है। देखिए दर्पण से फोकस की दूरी है, ऐसे कह सकते हैं, यह फोकस दूरी को प्रदर्शित करता है। v क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, और u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है। यह इसका फार्मूला है, और यह इसका चिन्ह जो लगा है, यह फार्मूले का ही क्या लगा है, चिन्ह लगा है। चलिए अब देखिए यहाँ कह क्या रहा है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, लेकिन क्या कह दिया गया है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा कैसा होता है दोस्तों, निगेटिव होता है, क्योंकि यह कहाँ होता है, दर्पण के बाएं होता है। दर्पण के किधर होता है, बाएं होता है, अर्थात इसका मान हम कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे, 30 सेंटीमीटर। अब और क्या दे दिया गया है, द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v का मान दिया है क्या, 10 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों देखिए जो 10 सेंटीमीटर दिया है इसके साथ प्लस और माइनस नहीं लगाया है, अर्थात यह नहीं आपको बताया है कि वस्तु को, जो वस्तु द्वारा प्रतिबिंब बनाया जा रहा है वह दर्पण के बाएं बनाया जा रहा है कि दर्पण के दाएं बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में जब आपको माइनस नहीं दिया गया है, जब आपको माइनस नहीं दिया गया है तो इसे आप कैसा लेंगे, हमेशा प्लस ही लेते हैं, क्योंकि अगर माइनस कहता दोस्तों तो माइनस आप लेते, अगर माइनस कहता तो आप माइनस लेते, लेकिन यहाँ पर माइनस इंडिकेट नहीं किया है, इसलिए आप कैसा लेंगे, इसे प्लस लेंगे। और बताएंगे कि यह प्रतिबिंब दर्पण के किधर बन रहा है, दाहिने तरफ बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया है कि यह माइनस में है कि प्लस में है, तो माइनस में नहीं दिया है, इसलिए इसे हम कैसा लेंगे, हमेशा प्लस लेंगे। अर्थात प्लस लेने से तात्पर्य क्या है, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है वह दर्पण किधर बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ बनाया जा रहा है। और आप जानते हैं दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा दूसरी तरफ सिर्फ एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। किस स्थिति में, जब वस्तु को फोकस और किसके मध्य, ध्रुव के मध्य रखा जाता है। निकालना हमें दोस्तों क्या, u का मान, हमेशा क्या निकालना, हमें u का मान निकालना है, u का मान। अच्छा आप बताइए, सिर्फ आप यहाँ पर यह बता दीजिए हमें कि u का मान कैसा आएगा, निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण के लिए हमेशा u का मान कैसा आएगा, निगेटिव ही आएगा। क्यों, क्योंकि वस्तु को हमेशा दर्पण के किधर रखा जाता है, बाएं रखा जाता है। तो चलिए इसी फार्मूले में हम रख देते हैं। देखिए f का मान कितना दोस्तों, -30, देखिए एक वहां रहेगा, f के इधर पे -30 रख दिए, बराबर v का मान कितना है, 10, v का मान कितना है 10 और प्लस 1/u, 1/u। अच्छा u यहाँ पर प्लस लिया जाएगा कि माइनस लिया जाएगा, तो आप जानते हैं कि u जो है अर्थात वस्तु की दर्पण से दूरी है, और वस्तु को दर्पण से हमेशा किधर रखा जाएगा, बाएं रखा जाएगा। तो u का मान हमेशा कैसा लेते हैं आप, निगेटिव लेते हैं। कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। चलिए अब हम हल कर लेते हैं। देखिए 1/-30 बराबर 1/10। अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, -1/u हो जाएंगे। ठीक है, 1/u, इसको हम u इस तरीके से बनाते हैं, u हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए माइनस को इधर ले आते हैं, माइनस को किधर लाते हैं, इधर ले आते हैं। तो आप जानते हैं जब माइनस को इधर लाएंगे तो 1/v हो जाएगा, और जो 1/10 था अपने स्थान पर रहेगा, और यह जो माइनस है 1/30 वह इधर जाएगा, तब 1/30 प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसको हम हल यहाँ कर रहे हैं, थोड़ी सी जगह कम है। अब 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/30। अब 10 और 30 का आप क्या ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं। 10 और 30 का आप क्या ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, हमें v का मान नहीं, हमें किसका मान निकालना है, u का। यहाँ पर v नहीं बल्कि क्या निकालेंगे, u लिखेंगे, u ऐसे लिखेंगे। ठीक है,
अब 1/u जब निकालते हैं हम तो जानते हैं 10 और 30 का जो लासा होता हुआ कितना होता है, 30 होता है। अब इसके हर से इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 बार जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 के 3। अब इस 30 से इसमें जब भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और इसके अंश से उसका गुणा करेंगे, अर्थात 1 कन्नन 1 हो जाएगा। तो 3 1 कितना हो गया, 4, 4/30। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 15 30, अर्थात 1/u बराबर क्या आ गया, 1/u बराबर क्या आ गया, 2/15, 2/15। अब इसका जब तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा u बराबर 15/2, और 15/2 का मान क्या होता है, 7.5। इससे भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, दशमलव लगेगा, 0 हो जाएगा, और 2 पंचे 10, अर्थात 7.5 सेंटीमीटर। अर्थात इस वस्तु को दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, तब 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के द्वारा उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, इससे संबंधित और जितने प्रकार के क्वेश्चन हैं उसका अध्ययन हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।